नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रिट मुख्य परीक्षा 2023 के लिए या थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है जनवरी 2023 में, उसके लिए राजस्थान जीके का मॉडल पेपर नंबर 18 लेकर आया हूं। देखिए, इसके पहले की जो 17 जो क्लासें हैं, मतलब 17 जो टेस्ट है इसके पहले के, उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पर। तो आप चैनल पर जाकर के पिछले 17 टेस्टों को अटेंड कर सकते हो। बहुत ही शानदार क्वालिटी वाले प्रश्न तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और फर्स्ट ग्रेड, इन सभी के लिए साथियों, तृतीय श्रेणी में लेवल 1 और लेवल 2 के लिए बेहद ही उपयोगी। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 1 क्या है। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि टेस्ट में आपके 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी। टोटल प्रश्नों में से जितने प्रश्न आप गलत करते हो, 3 प्रश्न गलत करते हो, तो एक प्रश्न आपका जो सही है उसको भी गलत माना जाएगा साथियों। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय वाला क्षेत्र कौन सा है। दक्षिणी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग और दक्षिणी भाग व दक्षिणी पूर्वी भाग। देखिए, आपके राजस्थान की जो जनजातियां हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न 100% आपके आना है साथियों। तो जो सर्वाधिक जनजातीय वाला क्षेत्र है, अगर हम उसकी बात करें तो राजस्थान में जब हमने जनजातियां पढ़ी थी तो जनजातियों के बारे में मैंने बताया था कि एक तो दक्षिणी भाग में और दक्षिणी पूर्वी भाग में, इन दोनों ही भाग में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती है साथियों। अतः यहाँ पर आपका जो तीसरा विकल्प है दक्षिणी भाग व दक्षिणी पूर्वी भाग, ये वाला आपका सही आंसर है। सर्वाधिक जनजातीय वाला क्षेत्र कौन सा है, एक तो दक्षिणी भाग राजस्थान का और राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग, जिसको आप हड़ौती का पठार भी कहते हो, जिसमें झालावाड़ है, कोटा है, बारा है, बूंदी है, ये जिले आते हैं साथियों। तो थर्ड विकल्प आपके पहले प्रश्न में सही है। बता दूं साथियों कि प्ले स्टोर पर हमारा ऐप भी लॉन्च हो चुका है जिसका नाम भी स्टडी विद पीएन लोधा है। तो प्ले स्टोर पे जाकर के आप ऐप को सर्च करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ ही ऐप को डाउनलोड करने पर बहुत सारी जो पीडीएफ्स है, नोट्स है, वो आपको निःशुल्क अवेलेबल करवाई जाएगी और आपको बेस्ट चीज़ें वहाँ पर आपको अवेलेबल करवाई जाएगी साथियों। पूरी कोशिश है। तो ये कुछ नया हमने आपके लिए किया है, ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। क्या नाम से आएगा प्ले स्टोर पे, स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। आपके दूसरा प्रश्न है, नतारा प्रथा है। नतारा प्रथा की बात की जा रही है। तो आदिवासियों में विधवा स्त्री का पुनर्विवाह, आदिवासियों द्वारा स्त्री का विवाह, आदिवासियों द्वारा स्त्री रोपण और आदिवासियों द्वारा मृत्यु भोज आवेदन। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें नतारा प्रथा की, तो साथियों ये जो नतारा प्रथा है ये आदिवासियों में चलती है। किन में चलती है, आदिवासियों में। और किसी विधवा स्त्री, मतलब जिसका पति मर जाए, कोई स्त्री ऐसी हो तो विधवा वो हो जाए और साथियों उसका जब पुनर्विवाह आदिवासियों में किया जाता है तो ऐसी प्रथा को ही नतारा प्रथा के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, आदिवासियों में विधवा स्त्री का पुनर्विवाह ही नतारा प्रथा कहलाता है। विकल्प 1 आपके दूसरे प्रश्न में सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है, जनजाति की संख्या में अधिकता वाले जिले हैं। उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, नागौर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और नागौर, बीकानेर। तो इनमें से जनजाति की संख्या में जो अधिकता वाले जिले हैं उन 2 जिलों का आपको चयन करना है साथियों। कौन से 2 जिलों में अधिकता है किसकी, जनजातियों की। तो तीसरे प्रश्न में सही आंसर बताइएगा। देखिएगा सही आंसर देखिए, तो बीकानेर में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो 2 विकल्प को तो आप हटा सकते हो, उदयपुर, बांसवाड़ा या बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तीसरे प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 3 में सही है। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 3 में अगर हम सही आंसर देखें, जनजाति की संख्या में अधिकता वाले जो 2 जिले यहाँ पर दे रखे हैं वो है पहले विकल्प में उदयपुर जिला और बांसवाड़ा जिला में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती है साथियों दिए गए विकल्पों में से। अतः विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर होगा। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 4 क्या है, सांसी जनजाति की अधिकता किस जिले में है। अलवर में, भरतपुर में, धौलपुर में और करौली में। साथियों, सांसी जनजाति के बारे में भी हमने पढ़ा था। ये जो जनजाति है सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है, सांसी जनजाति आपके भरतपुर जिले में सर्वाधिक निवास करती है साथियों। सांसी जनजाति की अगर हम बात करें तो सांसी जनजाति की जो उत्पत्ति हुई थी, सांसमल नामक व्यक्ति से इनकी उत्पत्ति हुई थी। अतः इस जनजाति को क्या कहा जाता है, सांसी जनजाति कहा जाता है। जिसकी अधिकता कौन से जिले में सांसी जनजाति पाई जाती है, तो भरतपुर जिले में सांसी जनजाति पाई जाती है। सेकंड विकल्प आपके चौथे प्रश्न में सही है। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। आपके प्रश्न संख्या 5 को देख लेते हैं। तो साथियों प्रश्न नंबर 5 क्या है, सांसी जनजाति को कितने वर्गों में बांटा गया है, 1 में, 2 में, 3 में और 4 में।
देखो सासी जनजाति जो आपके भरतपुर में निवास करती है, सांसमल नामक व्यक्ति से इनकी उत्पत्ति हुई है। साथियों इनको दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों में। कौन कौन से दो वर्ग है? तो देखिए, एक तो बीजा सासी है। कौन सी सासी? बीजा सासी है। और एक माला सासी है। ये दोनों ही जो वर्ग है किसके हैं साथियों? सासी जनजाति के हैं। सासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? भरतपुर जिले में पाई जाती है। तो विकल्प नंबर 2 आपके 5वें प्रश्न में सही है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। छठा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 6 क्या है? सांसी जनजाति में जब लड़कियों की शादी होती है तो उनकी पवित्रता की परीक्षा ली जाती है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? नाता रस्म, मैकड़ा रस्म, कुंकड़ी रस्म और इनमें से कोई नहीं। देखो एक चीज है, हमने देखा है पिछले प्रश्नों में कि सांसी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है। सांसमल नामक व्यक्ति से इनकी उत्पत्ति हुई है। सांसी जनजाति को दो वर्ग होते हैं। और जब साथियों सांसी जनजाति में किसी लड़की की शादी होती है तो उनकी पवित्रता की परीक्षा ली जाती है कि भाई लड़की पवित्र है या नहीं है। तो इस प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? कोंकणी रस्म के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कोंकणी रस्म। मतलब कोंकणी रस्म का संबंध कौन सी जनजाति से है? सांसी जनजाति से है। क्या होता है इसमें? लड़कियों की शादी होने से पहले उनकी पवित्रता की परीक्षा ली जाती है कि भाई लड़की जो है वो पवित्र है या नहीं है। तो थर्ड विकल्प आपके छठे प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 7 है, कथोड़ी जनजाति कहाँ पाई जाती है? जयपुर में, सिरोही में, डूंगरपुर में और उदयपुर में। तो कथोड़ी जनजाति की अगर हम बात करें, राजस्थान के किस जिले में कथोड़ी जनजाति पाई जाती है साथियों? देखो कथोड़ी जनजाति वही है जो कत्था निर्माण का कार्य करती है खेर के वृक्ष से। ये जो जनजाति है आपके उदयपुर जिले में पाई जाती है, झीलों की नगरी में साथियों। फोर्थ विकल्प आपकी प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर होगा। देखो कथोड़ी जनजाति के बारे में कुछ फैक्ट भी हम देखेंगे इस प्रश्न में। तो कथोड़ी जनजाति जो है ये मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है, राजस्थान की नहीं है। ये कहाँ की नहीं है साथियों? ये राजस्थान की मूल रूप से नहीं है, बल्कि मूल रूप से ये महाराष्ट्र की जनजाति है। जो कथोड़ी जनजाति के लोग हैं ये खेर के वृक्ष से कत्ता बनाते हैं, ऊपर ही मैंने बता दिया था। कथोड़ी जनजाति की स्त्रियों द्वारा मराठी स्टाइल में पहनने वाली साड़ी होती है जिसको फड़का कहते हैं। और साथियों इनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? मावलिया नृत्य और होली नृत्य। तो ये नृत्य कथोड़ी जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। मूल रूप से कहाँ की है? महाराष्ट्र की। राजस्थान में कहाँ पर रहती है? उदयपुर में। मतलब ऐसा भी ये कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से कहाँ है? राजस्थान। और राजस्थान में कहाँ पर है? उदयपुर में। और यहाँ का क्या बना रही है? खेर के वृक्ष से। खेर के वृक्ष से कत्था बनाने का काम ये जनजाति करती है साथियों। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आपके प्रश्न संख्या 8 क्या है देखिएगा। कंजर जनजाति से संबंधित असत्य कथन है। पहला विकल्प, कंजर जाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। दूसरा है इनका मुखिया गमेती होता है। तीसरा है चकनी नृत्य इस जनजाति द्वारा किया जाता है। और चौथा है मृत व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदे डालने का रीति रिवाज है। तो देखो यहाँ पर ये जो विकल्प दे रखे हैं इसमें से आपको जो कथन असत्य लग रहा है उस विकल्प का आपको चयन करना है साथियों। सही आंसर देखें तो विकल्प नंबर 2 आपका सही है, क्योंकि ये क्या है? असत्य कथन। टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये 2 हटाना यहाँ पर गलती हुई है, क्योंकि यहाँ पर ये आंसर लिख रखा है। तो साथियों इनका जो मुखिया होती है उनको गमेती नहीं कहा जाता है, बल्कि कंजर जाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है। किसको? कंजर जाति के मुखिया को। इनकी खास बात यह है कि ये इनमें जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मृत्यु होने के बाद में उसके मुंह में ये क्या करते हैं? शराब की बूंदें डालते हैं साथियों। तो देखो स्पेशल रिवाज है ये, कुछ स्टाइल में कुछ अलग तरीके से ये रिवाज अपनाया गया है। और कंजर जाति के लोगों की एक विशेषता है कि हाकम राजा का प्याला पीकर ये कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं साथियों। और मुखिया को क्या कहते हैं? गमेती नहीं बल्कि पटेल कहते हैं। और चक्री नृत्य इन जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। आपके प्रश्न नंबर 8 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? सेकंड विकल्प सही रहेगा। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 9, कंजर जनजाति से संबंधित बेमेल है। कुल देवी इनकी चौथ माता है। आराध्य देवी इनकी जोगणिया माता है। आराध्य देव इनके हनुमान जी है। और पाती मांगना शादी से पूर्व लड़की की हामी भरना है साथियों। तो जो बेमेल आपको कंजर जनजाति से संबंधित यहाँ पर लग रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 9 में करना है। कौन से विकल्प का चयन करोगे साथियों प्रश्न संख्या 9 में? देखो कंजर जो जनजाति है इनकी कुल देवी चौथ माता है, बिल्कुल सही कथन है। आराध्य देवी जोगणिया माता है, सही है। इनके आराध्य देव हनुमान जी है, सही है। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है साथियों।
लेकिन पाती मांगना शादी से पूर्व लड़की की हामी भरना नहीं होता है, बल्कि जब कंजर जाति के जो लोग हैं ये चोरी करने जाते हैं साथियों, क्या करने जाते हैं, कहीं पर चोरी करने जाते हैं, तो चोरी करने जाने से पहले भगवान का ये आशीर्वाद लेते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, पाती मांगना कहा जाता है। खैर वर्तमान में तो ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन पहले ये 100% ये होता था साथियों। वर्तमान में थोड़ी शिक्षा यहाँ पर इन लोगों तक पहुँची है, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहे हैं और एजुकेशन के क्षेत्र में धीरे धीरे ये जानने लगे हैं साथियों, विकास बिल्कुल हो रहा है। यहाँ चौथा विकल्प आपकी प्रश्न नंबर 9 में सही रहेगा। बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की ओर। आपके प्रश्न संख्या 10 क्या है, सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है, कोटा में, झालावाड़ में, बारां में और बूंदी में। तो देखो सहरिया जनजाति की अगर हम बात करें तो ये राजस्थान के एकमात्र 12 जिले में पाई जाती है साथियों। किस जिले में पाई जाती है, 12 जिले में। देखो 12 जिले में भी 2 तहसील है, कौन कौन सी, शाहबाद तहसील और किशनगंज तहसील। इन दोनों ही तहसीलों में सहरिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। यह राजस्थान की आदिम जनजाति है साथियों। कैसी जनजाति है, राजस्थान की आदिम जनजाति कौन सी है, सहरिया जनजाति है, जो 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 100% ये क्वेश्चन में करा रहा हूँ ना, यहाँ से एक प्रश्न नहीं आ जाए तो मेरी गारंटी है। वीडियो को पूरा देख करके लाइक शेयर करिएगा साथियों। तो 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपकी प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, प्रश्न नंबर 11 को। 11वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सहरिया जनजाति के संबंध में असत्य है। विकल्प को देखिए, इसको आदिम जनजातियों के समूह में रखा गया है, इनकी कुल देवी है कोड़िया माता, धोती को ये पंखा कहते हैं और साफा को ये कोट कहते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से बताइए साथियों, प्रश्न नंबर 11 में आपके कौन सा विकल्प सही है। देखिए सहरिया जनजाति की बात करें तो राजस्थान के सिर्फ 12 जिले में ये पाई जाती है। कौन से जिले में, 12 जिले में। 12 जिले में भी अगर हम बात करें तो साथियों ये 2 तहसीलों में ही पाई जाती है। और इसके संबंध में अगर असत्य कथन मतलब बेमेल कथन का चयन करें तो इनको आदिम जनजातियों के समूह में रखा गया है। पिछले प्रश्न में हमने ये देख लिया था। इनकी कुल देवी कोड़िया माता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। और धोती को ये पंखा ही कहते हैं, लेकिन साफा को ये कोट नहीं कहते साथियों, ये कथन गलत है। अतः विकल्प नंबर 4 आपकी प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा। क्योंकि साफा को ये क्या कहते हैं साथियों, खपटा कहते हैं। क्या कहते हैं ये, साफा को खपटा के नाम से जाना जाता है। किस जनजाति में, सहरिया जनजाति में। अगर सहरिया जनजाति की बात करें तो सहरिया जनजाति के लोग छतरीनुमा गोल चौकोर झोपड़ी बनाते हैं, जिसको हताई बंगला कहते हैं। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जब हमने डिटेल क्लासें पढ़ी थी भूगोल की, तो ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी साथियों। और इनकी जो बस्ती होती है इसको सहराना कहा जाता है। सहरिया जनजाति की बस्ती को सहराना कहा जाता है। और ये जो चौकोर गोल झोपड़ी बनाते हैं इसको हताई बंगला के नाम से जाना जाता है। और इनके सापा को क्या कहते हैं साथियों, खपटा कहते हैं। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि इनकी जो धोती होती है उनको पंखा, इनकी कुल देवी कोड़िया माता और इनको आदिम जनजातियों के समूह में रखा गया है। तो विकल्प नंबर आपके 4 सही है प्रश्न 11 में। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या है, लेकिन उसके पहले 2-3 और चीजें हैं कि इनके जो गांव होते हैं, किनके गांव, सहरिया जनजाति के जो गांव होते हैं उनको सहरोल कहते हैं। और इनके मुखिया को साथियों कोतवाल के नाम से जाना जाता है। मुखिया को, सहरिया जनजाति के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है, कोतवाल के नाम से जाना जाता है। 12वें नंबर पे जो आपके प्रश्न आता है वो क्या पूछ रहा है, देखिएगा। गरासिया जनजाति राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, अलवर में, नागौर में, सिरोही में और बांसवाड़ा जिले में। तो देखो गरासिया जनजाति की अगर हम बात करें तो नागौर में नहीं पाई जाती है, गलत है। अलवर में नहीं पाई जाती है, ये भी गलत है। सहरिया आपके 12 में और गरासिया जनजाति आपके सिरोही जिले में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है साथ, तो देखिएगा अलवर में और नागौर में आपके गरासिया जनजाति नहीं पाई जाती है, बांसवाड़ा या सिरोही में। तो साथियों 12वें प्रश्न का जो सही उत्तर है आपकी जो गरासिया जनजाति है ये राजस्थान में सिरोही जिले में पाई जाती है। जहाँ पर सिरोही जिले जो सिरोही जिला है आपके माउंट आबू में, माउंट आबू वही नक्की झील, ये सारी चीज़ें आपको मैंने पढ़ा रखी है। तो विकल्प नंबर 3 आपके 12वें प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों। अगर हम बात करें तो भाकर क्षेत्र आबू रोड, आबू रोड कहाँ पर पड़ता है, सिरोही में पड़ता है। इसमें साथियों एक क्षेत्र का नाम है भाकर क्षेत्र, यहीं पर गरासिया जनजाति पाई जाती है। यह राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है,
तो आपका आंसर रहेगा गरासिया जनजाति। राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है? सिरोही जिले में पाई जाती है। सिरोही जिले में कहाँ पर पाई जाती है? भाकर क्षेत्र आबू रोड में गरासिया जनजाति का निवास होता है साथियों। तो 12वें प्रश्न में आपके जो थर्ड विकल्प है यही आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 13 क्या है? गरासिया जनजाति को कितने वर्गों में बांटा गया है? 1, 2, 3 और 4। तो सीधा सा प्रश्न है, जो गरासिया जनजाति है इसको कितने वर्गों में बांटा गया है साथियों? इसका जो सही उत्तर है आपके विकल्प नंबर 2 ही आपका सही उत्तर होगा। गरासिया जनजाति को 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 वर्ग है? तो देखिए, एक तो भील गरासिया है और एक गमेती गरासिया है। गरासिया जनजाति को 2 वर्गों में बांटा गया है, भील गरासिया और गमेती गरासिया। तो देखिएगा, गरासिया जनजाति आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएगा ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट वो बात वो है, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज है या कितना नॉलेज है वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। मेन बात ये है कि एग्जामिनर जो प्रश्न पूछेगा उसको आप किस प्रकार से हल करते हो। तो यहाँ पर आपके एग्जामिनर ने अगर प्रश्न किया कि गरासिया जनजाति को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो अगर ये पता नहीं है कि भाई कितने वर्गों में बांटा गया है, तो फिर वहाँ पर कुछ मतलब नहीं होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 वर्गों में बांटा गया है, कौन कौन से? भील गरासिया और गमेती गरासिया। या फिर एग्जामिनर प्रश्न ये भी बना सकता है कि गरासिया जनजाति को 2 वर्गों में बांटा गया है जो निम्न है। तो कौन कौन से हैं? एक तो भील गरासिया और गमेती गरासिया। ज़्यादा पंचायती आप करोगे तो फिर क्वेश्चन क्या गलत हो जाता है साथियों। देखो, आगे हम बात करें तो गरासिया जो जनजाति है इसकी जो पंचायत होती है इसके मुखिया को सैलोत कहा जाता है। जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था तो इस टॉपिक में मैंने आपको बताया था सैलोत की जगह गेलोत भी याद रख सकते, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हैं। तो इनके जो पंचायत के मुखिया है, किसके? गरासिया जनजाति के जो पंचायत के मुखिया है उनको कहा जाता है सैलोत। क्या कहा जाता है? सैलोत कहा जाता है साथियों। गरासिया जनजाति जो है ये इनकी पवित्र झील मानते हैं नक्की झील को। नक्की झील वही झील है साथियों सिरोही में जो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई पर राजस्थान में कौन सी झील स्थित है? नक्की झील स्थित है। तो इस झील को ही गरासिया जनजाति के लोग सर्वाधिक पवित्र झील मानते हैं। भाकर बावजी का मेला गरासिया का आदि पुरुष का लगता है साथियों। और इनमें एक प्रथा चलती है दापा। कौन सी प्रथा चलती है? दापा प्रथा चलती है, जो वधु का मूल्य होता है। जब वधु की शादी होती है तो वधु के मूल्य के रूप में दापा प्रथा की जाती है साथियों। जबकि इसमें जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु भोज का जो आयोजन किया जाता है उसको मेक या काथिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेक या काधिया कहा जाता है। और इनमें जो नॉर्मली जो प्रचलित विवाह है वो कौन सा है? प्रेम विवाह। मतलब एक तरह से लव मैरिज ज़्यादा लोग ये करते हैं साथियों। मोरबंदिया विवाह, मेलेबो विवाह, खेवना विवाह, पहरावा विवाह, ये भी इनमें एक प्रचलित विवाह के प्रकार है। तो ये आपके गरासिया जनजाति कंप्लीट होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14वां प्रश्न है, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील, मीणा, सहरिया और गरासिया। तो देखो, सबसे प्राचीन जनजाति की अगर हम बात करें तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति सहरिया और गरासिया तो नहीं है, भील या मीणा। तो सबसे बड़ी जनजाति की अगर बात करें तो मीणा है, लेकिन सबसे प्राचीन जनजाति की अगर हम बात करें तो भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। विकल्प नंबर आपका 1 सही रहेगा साथियों। प्रश्न नंबर 14 में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो आपका आंसर होगा जो भील जनजाति है साथियों, यही राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है प्रश्न नंबर 14 में। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 15 है, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील, मीणा, डामोर और सासी। तो देखो, डामोर जनजाति आपके डूंगरपुर में पाई जाती है, सासी भरतपुर में, और भील और मीणा तो लगभग राजस्थान में कई स्थानों पर पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे बड़ी जनजाति के बारे में, तो सबसे बड़ी जनजाति आपकी कौन सी जनजाति है साथियों? जो मीणा जनजाति है यह राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। पिछले प्रश्न में हमने ये देखा था, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति तो भील है और सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मीणा जनजाति है साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही रहेगा प्रश्न 15 में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, और प्ले स्टोर पर पे जो ऐप आया है साथियों, आपका अपना खुद का ऐप बिल्कुल आप मान के चलिए, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर आपको अवेलेबल करवाई जाएगी।
स्टडी विथ पीएन लोधा के नाम से जो प्ले स्टोर पर ऐप डाला है उसको जरूर यहाँ पर डाउनलोड करिएगा साथियों। प्रश्न नंबर 16 को देख लेते हैं। यहाँ पर 15वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प ही सही है। तो चलिए 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भील जनजाति को कर्नल जेम्स टोड ने किसकी संज्ञा दी है? धरती पुत्र की, वन पुत्र की, राजपुत्र की और आदिवासी पुत्र की। देखो जो भील जनजाति है इनको कर्नल जेम्स टोड ने जो संज्ञा दी है साथियों, वो क्या संज्ञा दी है? वन पुत्र की संज्ञा दी है कि भील जनजाति क्या है? वन पुत्र है साथियों, वन के पुत्र एक तरह से। विकल्प नंबर आपके 2 सही है क्योंकि भील जनजाति अधिकतर वनों में निवास करती है, इसी वजह से इन्होंने भील जनजाति को किसकी संज्ञा दी है? वन पुत्र की संज्ञा दी है। देखो वर्तमान की बात अलग है, लेकिन नॉर्मली जब इनका टाइम था तो तब की बात इन्होंने कही होगी। विकल्प नंबर 2 आपके 16वें प्रश्न में सही है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। तो 17वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। आपके प्रश्न संख्या 17 क्या पूछ रहा है? भीलों के घरों को कहते हैं कु कहा जाता है, फला कहा जाता है, टापरा कहा जाता है या एक व तीन। तो जो भील जो जनजाति के लोग होते हैं, ये जो घर बनाते हैं साथियों, इनको क्या कहा जाता है? कु भी कहा जाता है और टापरा भी कहा जाता है। तो दोनों ही विकल्प सही है, मतलब यहाँ पर चौथे विकल्प में दे रखा है पहला व तीसरा। तो 17वें प्रश्न में जो सही आंसर है आपके चौथा विकल्प सही है, एक व तीन। क्यों? क्योंकि भीलों के घरों को कु भी कहा जाता है और टापरा भी कहा जाता है साथियों। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो 18वां प्रश्न देख लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम 2 जगह वीडियो को शेयर जरूर करिएगा साथियों। रेगुलर यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएगी। रेगुलर आपको राजस्थान जीके की क्लासेज यहाँ पर निःशुल्क ही प्रोवाइड करवाई जाएगी साथियों, बिल्कुल एग्जाम तक। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, किसी भी प्रकार की बात माइंड में आपके नहीं आना चाहिए। प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे तो 18वां प्रश्न है, मीणा जनजाति के कितने प्रकार है? 1 प्रकार है, 2 प्रकार है, 3 प्रकार है या 4 प्रकार है? तो जो मीणा जनजाति है साथियों, इसके प्रकारों की अगर हम बात करें तो मीणा जनजाति के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। दूसरा विकल्प आपके 18वें प्रश्न में सही रहेगा। देखो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि 2 प्रकार कौन से हैं? तो मीणा जनजाति के 2 प्रकार है, एक तो जमींदार मीणा और एक चौकीदार मीणा। देखो जो खेती करने वाले जो मीणा होते हैं वो तो जमींदार मीणा कहलाते हैं, और जो सिक्योरिटी का एक तरह से गार्ड का काम करते हैं, चौकीदारी का काम करते हैं, उनको कहा जाता है चौकीदार मीणा। तो ये मीणा जनजाति के 2 प्रकार है। विकल्प नंबर आपका दूसरा सही है साथियों प्रश्न नंबर 18 में। बढ़ेंगे 19वें प्रश्न की ओर। आपके 19वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 19 है, सेकंड लास्ट प्रश्न है साथियों। टोटल प्रश्नों की संख्या 20 है आपके। कौन सी जनजाति सर्वाधिक शिक्षित व संपन्न जनजाति है? भील, डामोर, सहरिया और मीणा जनजाति। तो सर्वाधिक शिक्षित मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे है, और सर्वाधिक संपन्न मतलब धन संपदा की बात करें तो ये सर्वाधिक संपन्न और शिक्षित जनजाति भील, सहरिया, डामोर या मीणा में से डामोर, सहरिया नहीं है, भील या मीणा। तो सर्वाधिक प्राचीन जनजाति भील है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति मीणा है, और सर्वाधिक शिक्षित व संपन्न जनजाति भी कौन सी है साथियों? मीणा जनजाति है। चौथा विकल्प आपके 19वें प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ेंगे आज के अंतिम और 20वें प्रश्न की ओर। तो चलिए 20वां प्रश्न देखेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना साथियों कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। टोटल 20 प्रश्न हैं, इनमें से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। तो चलिए अंतिम और 20वां प्रश्न, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के साथ कमेंट करना। एक अगर क्वेश्चन गलत होता है तो 1/3 कम कर देना उसमें से। अंतिम और 20वां प्रश्न है, भील जनजाति के कुल देवता है? टोटम जी, हाकम जी, नागणिया जी और इनमें से सभी। तो देखो नागणिया तो माता है, कुल देवता की बात की जा रही है। हाकम राजा का प्याला पी करके यहाँ पर टोटम जी अगर की बात करें तो हाकम राजा और टोटम जी, इन दोनों में से एक आपका सही उत्तर होगा। अगर हम देखें भील जनजाति के कुल देवता के बारे में, तो जो टोटम जी है साथियों यही भील जनजाति के कुल देवता है। विकल्प नंबर 1 सही है। देखो अब इसके बाद में हम भील जनजाति और मीणा जनजाति के बारे में जो हमने पहले यहाँ पर इन चीजों को पढ़ा था, तो उसका रिवीजन भी करेंगे। पहले भील जनजाति के बारे में रिवीजन करेंगे और फिर मीणा जनजाति के बारे में रिवीजन करेंगे साथियों। तो देखो भील जनजाति की बात करें तो हमने प्रश्न भी देखा था कि जो भीलों का जो घर होता है इसको कुबी कहा जाता है, टापरा भी कहा जाता है। ये तो हमने क्वेश्चन में देख लिया था साथियों। जो भीलों के घरों का छोटा समूह होता है इसको फला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फला। और इनका जो कुल देवता है वो टोटम जी होता है, ये भी हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया था। भील जनजाति का रणघोष क्या होता है? फायरे फायरे। जब भी ये चोरी करने जाते हैं, किसी पे अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं, लड़ते किसी से, तो ये फायरे फायरे बोलते। क्या है, क्या बोलते? फायरे 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 फायरे। इस प्रकार ये रणघोष करते हैं भील जनजाति के लोग जब भी किसी पे आक्रमण करते हैं या चोरी करने जाते हैं।
साथियों आगे हम बात करें तो भील जनजाति के जो लोग हैं ये शरीर पर चित्र बनवाते हैं जिसको गोदना कहा जाता है, जिसको वर्तमान में हम कहते हैं ना टैटू। तो ये भी टैटू बनवाते थे, लेकिन इनको क्या कहा जाता है, टैटू को गोदना कहा जाता है साथियों। आगे हम बात करें तो भीलों की एक तंग धोती होती है जिसको पुरुष ही पहनते हैं साथियों, और इसको ढेपड़ा कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है कि भाई ढेपड़ा क्या होता है, तो भीलों की तंग धोती को ही ढेपड़ा के नाम से जाना जाता है। भील जनजाति की जो महिलाएं साथियों ये घुटने तक घाघरा पहनती है जिसको कचाबू कहते हैं। तो भाई एग्जामिनर एक एक जगह से प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए मैं रिवीजन करवा रहा हूँ इनका। कचाबू क्या होता है, भील जनजाति की महिलाएं घुटने तक जो घाघरा पहनती है। भाई पुरुष जो धोती पहनते हैं उसको तो ढेपड़ा, और महिलाएं जो घुटने तक घाघरा पहनती है उसको कछाबू के नाम से जाना जाता है। साथियों आगे हम बात करें तो भील जनजाति की जो महिलाएं होती है ये ताराबाद की ओढ़नी ओढ़ती है, किरीबात की ओढ़नी होती है और ओढ़नी ओढ़ती है, और ज्वार भात की ओढ़नी ओढ़ती है। तो भील जनजाति की महिलाएं 3 प्रकार की ओढ़नियां ओढ़ती है, ताराबाद की, केरीबात की और ज्वार भात की। तो ये आपको सारी चीजें बिल्कुल कंठस्थ करनी है। अब मीणा जनजाति के बारे में भी देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ चीजें और है। भील जनजाति के जो पुरुष है ये कमर में एक कपड़ा भी बांधते हैं साथियों, जिसको खोइतू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खोइतू। और भीलों के गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है, गमेती। ये भी हमने देख लिया था क्वेश्चन में। भीलों के गांव के समूह का मुखिया जो होता है अथवा बड़े गांव का जो मुखिया होता है इसको पाल भी कहते हैं। और जब कोई भील किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है साथियों, जैसे किसी भील ने किसी सैनिक के घोड़े को मार दिया, तो उस भील को क्या कहा जाता है, पाकरिया कहा जाता है। पाकरिया का मतलब क्या है, अरे तूने तो सैनिक के घोड़े को मार दिया। कहा मैंने मार दिया, तो फिर उसको क्या कहेंगे, पाकरिया कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, पाकरिया। साथियों मैदानों में रहने वाले जो भील होते हैं इनको वागड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वागड़ी। वागड़ी का मतलब, अरे तू कहाँ रहता है, कि मैं तो मैदानों में रहता हूँ, मतलब तू वागड़ी भील है। कौन सा भील है, तू वागड़ी भील। साथियों इनमें एक प्रथा चलती है जिसको कहते हैं दापा प्रथा। इस प्रथा के अनुसार विवाह के समय लड़के के पिता द्वारा लड़की के पिता कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है। भाई मेरा लड़का है और किसी और की लड़की है, अब मैं लड़के का पिता और सामने वाला लड़की का पिता है, दोनों की शादी हो रही है, तो मेरे द्वारा जो लड़की के पिता को एक मूल्य चुकाना पड़ता है कि भाई आपकी लड़की की शादी मेरे लड़के से हो रही है, तो मैं आपको कुछ राशि दूंगा। उसको कहा जाता है साथियों मूल्य चुकाना। क्या कहा जाता है साथियों, दापा प्रथा कहा जाता है। ये जो हम मूल्य चुकाते हैं इसी को दापा प्रथा के नाम से जाना जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो इनके बारे में है वो है कि भील केसरीनाथ के चढ़ी हुई केसर का पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। जैसे कोई केस फंस गया तो उनको क्या करते हैं, ये उस केस को सोल्व करने के लिए ये केसरीनाथ के चढ़ी हुई केसर का पानी पिलाते हैं कि भाई ले केसरीनाथ के चढ़ी हुई केसर का पानी पी और जो भी सच्चे है उसको बोल। तो फिर ये झूठ नहीं बोल सकते साथियों, इनमें ये प्रथा है ये, ठीक है। तो ये भील जनजाति है। अब इसके बाद में हम मीणा जनजाति के बारे में भी कुछ विशेष चीजें पढ़ लेते हैं। देखो मीणा जनजाति में यदि किसी शादीशुदा महिला द्वारा विवाह कर लेती है तो महिला का जो नया पति है पुराने पति को एक निश्चित धनराशि देता है जिसे झगड़ा राशि कहते हैं। तो झगड़ा राशि के बारे में तो आपने सुन रखा होगा कि किसी लड़की की शादी हो चुकी है, अब शादी होने के बाद में वो किसी दूसरे पुरुष से वापस शादी कर लेती है, तो उसका जो पहले का पति है उसको एक निश्चित धनराशि ये बाद में जिसने शादी की है वो देना पड़ता है उसको, तो इसको झगड़ा राशि कहते हैं साथियों मीणा जनजाति में। आगे हम बात करें तो इसमें एक शब्द आता है छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना क्या होता है, मीणा जनजाति में विवाह विच्छेद करने के लिए पुरुष अपने गमछे का एक भाग फाड़कर अपनी पत्नी को देता है, जिसको छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी पुरुष को अपनी जो पत्नी है वो पसंद नहीं है, या उनमें मतभेद चलता है, या कोई और अन्य कारण है, वो उसको छोड़ना चाहता है, तो वो कहेगा कि भाई ले तू मेरे गमछे का भाग ले, मैं इसको फाड़कर तुझे दे रहा हूँ, और आज से तू और तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो इसको क्या कहा जाता है, छेड़ा फाड़ना साथियों। आगे हम बात करें तो मीणा जनजाति द्वारा अनाज को सुरक्षित रखने के लिए कोठियां बनाई जाती है साथियों, जिसको ओबरी कहते हैं। भाई अनाज है साल भर उसको हम खाद्यान्न के रूप में उपयोग करेंगे, तो उनमें कीड़े नहीं लगे इसके लिए कोठियां बनाई जाती है, जिसको ओबरी के नाम से जाना जाता है मीणा जनजाति के लोगों के द्वारा। साथियों मीणाओं की जो सबसे बड़ी पंचायत है वो 84 है, और मीणा जनजाति की जो पंचायत का मुखिया है इसको पटेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पटेल। मीणा जनजाति के देवता को भुज देवता के नाम से जाना जाता है, जबकि मीणा जनजाति का जो प्रयागराज है वो रामेश्वर साथियों सवाई माधोपुर में स्थित है। रामेश्वर कहाँ पड़ता है, आपके सवाई माधोपुर में पड़ता है। तो यही मीणा जनजाति का प्रयागराज है। आगे हम बात करें तो मीणा जनजाति के जो आराध्य देव है वो गोमतेश्वर या भूरिया बाबा है। कौन है, गोमतेश्वर या भूरिया बाबा
आपकी मीणा जनजाति के आराध्य देव हैं। मीणा जनजाति के लोग कभी भी इनकी झूठी कसम नहीं खाते कि इनकी गोमतेश्वर या पुरिया बाबा की कभी भी झूठी कसम नहीं खाते हैं मीणा जनजाति के लोग। और मीणा जनजाति को 24 खापे में बांटा गया है। मीणा जनजाति का मूल निवास कर्नल जेम्स टोड ने कालिखे पर्वतमाला बताया साथियों। ये सभी नोट्स आपको एप्लीकेशन पर बिल्कुल निःशुल्क अवेलेबल हो जाएंगे, तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा साथियों। एप्लीकेशन आपको स्टडी विथ पीएन लोधा के नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा स्टडी विद पीएन लोधा। वहां पर हमने एक कोर्स भी लॉन्च कर रखा है 3rd ग्रेड का, जो एग्जाम तक मात्र 99 रुपीज आपके वहां पर पे करने होंगे 99 रुपए में। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको कोर्स अवेलेबल होगा और रोजाना आपको कम से कम 2 टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे साथियों, बिल्कुल नए और बिल्कुल क्वालिटी वाले एनसीईआरटी, आरबीएससी और हिंदी ग्रंथ किताब जो अकादमी की जो किताबें हैं वहां से। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।